मेरे गांव जाने वाला वो रास्ता आज तक नहीं सुधारा गया। जीप के टायर कच्चे रास्ते पर कंकड़ पत्थरों से रगड़ते हुए धीरे धीरे मेरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। कहीं कहीं मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि संतुलन बिगड़ जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ड्राइवर बिना कुछ बोले एकटक सड़क को देखे जा रहा था। मैं पीछे की सीट पर बैठा बाहर की ओर देख रहा था। मैं इसी पहाड़ी इलाके में पला बढ़ा था। मैं अच्छे से जानता हूं कि यहाँ रहना कैसा होता है। खासकर ये जगह मेरे पुराने सदमे का सामना करने जैसी थी। सूरज उगा तो था, लेकिन उसकी रोशनी में वो गर्माहट नहीं थी। कितने साल हो गए भैया? कितने साल बाद आ रहे हो? ड्राइवर ने बिना मेरी तरफ देखे पूछा। काफी लंबा अरसा गुजर गया है, ठीक से याद भी नहीं है। लगभग 16 या 17 साल हो गए, मैंने जवाब दिया। इतने साल बाद आ रहे हो? फिर क्या सोच कर लौटे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहना तो बहुत कुछ था, पर कैसे कहता कि आखिर किस वजह से मैं ये सब छोड़ कर गया था। वो घटना जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाया था। हमारी जीप एक मोड़ पर पहुंची, जहां दूर सामने वो लोहान पर्वत दिखता था। हल्के हरे रंग की चट्टान इतनी भयानक लगती कि इसे देखकर मेरी सारी भयानक यादें ताज़ा हो गई। ड्राइवर की आंखें उसी पर टिकी थीं। एक पल को लगा कि उसका गला सूखता सा लग रहा है, और फिर वो भी चुप हो गया। मैंने गौर किया, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, पर वो कह नहीं पाया। ये पहाड़ अभी भी यहीं बना हुआ है, पता नहीं अब तक कितनों को निगल चुका होगा, मैंने कहा। पहाड़ तो यहीं रहेगा साहब, इसे कौन हटा सकता है? हाँ, मगर लोग आते जाते रहते हैं। कुछ तो खुद चले जाते हैं, कुछ को ये लेकर जाता है, पर इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये अब भी सबका काल ही बना हुआ है, उसने धीरे से कहा और गाड़ी तेज कर दी। थोड़ी देर बाद गांव की सरहद आ गई। जीप रुकी। उतरते हुए मैंने पहली चीज देखी, एक पुरानी जंग लगी लोहे की प्लेट, जिस पर सफेद अक्षरों में लिखा था, रात में कोई बाहर ना निकले। इस बोर्ड को देखकर मुझे कुछ याद आया। हाँ, बचपन में जब मेरे मामा के साथ ये घटना हुई थी, तब की बात है। उसी वक्त इस बोर्ड को लगाया गया था। आज ये बोर्ड जंग खा चुका था। मैंने इधर उधर देखा। कुछ बूढ़े लोग दूर चबूतरे पर बैठे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे न बात की न नजरें मिलाई। यहाँ की हवा आम दिनों जैसी ही थी। लोगों के सर पर कितना भी बड़ा संकट मंडरा रहा हो, लेकिन अगर इस माहौल में भी ढल चुके हैं तो उन्हें अच्छे से रहना आ जाता है। जीविका कितनी भी मुश्किल हो, लोग जीना सीख जाते हैं। मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि लोहान घाटी पहले दैत्यों का घर हुआ करती थी। नहीं, यह कोई लोक कथा नहीं है। हमारे पुरखों ने उसे देखा है, उसे भोगा भी है। लोहान घाटी की मिट्टी कहीं कहीं लाल है, जैसे किसी ने खून से सींचा हो। कहते हैं हजारों साल पहले जब धरती का एक अग्निपिंड फटा था, तब ये घाटी बनी थी। उसी वक्त देवताओं से हारे हुए दैत्य छिपकर यहाँ बस गए थे। ये दैत्य अलग थे, वे इंसानों की यादें पीते थे। शरीर के साथ साथ उनकी आत्माएं भी निकलते थे। घाटी के बीचों बीच एक मंदिर था, कर्णकुंभा। वहां ध्यान करने से वे धरती के नीचे की आवाजें सुन सकते थे, मरे हुए लोगों की चीख, आने वाले समय की गूंज, और यहीं से उनका आतंक शुरू हुआ था। फिर एक दिन एक ऋषि आए, अघोरन। उन्होंने 12 साल तक साधना की और उस घाटी की चेतना को ही बांध दिया। वो सारे दैत्य पत्थर बन गए थे और ये घाटी तभी से शापित हो गई। आज भी हम उस पर नजर नहीं डालते। घाटी की हवा अब भी कभी कभी कान में फूंकती है। लोग कहते हैं कि जो लोहान को सुन ले वो खुद को भूल जाता है। मेरे गांव का चौक और बाकी सारी चीजें पहले जैसी ही थी। शाम होते ही हर दरवाजा बंद, खिड़की में अधखुले झरोखे, जैसे कोई परछाई भीतर से झांक रही हो। मेरे घर में कोई नहीं रहता था, इसीलिए शायद मेरा मिट्टी और पत्थरों का बना हुआ घर लगभग गिरने को था।
दरवाज़ा धीरे से खोलते ही लकड़ी की गंध आने लगी। यही गंध मुझे बचपन की यादें दिलाया करती थी। तू आ गया बेटा, एक आवाज़ पीछे से आई। मैं पलटा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, झुकी हुई, आंखें बुझी बुझी, लेकिन पहचान में आ गई। ये चाची कमला थी, हमारे बगल की, वही जो दादी के साथ मिलकर हर बार पूजा किया करती थी। हाँ चाची, मैंने कहा। आपने मुझे पहचान लिया? वो मेरे पास आई, मेरी पीठ पर हाथ रखा और फिर अचानक ठहर गई। तू तो 16 साल का था तभी गांव छोड़कर चला गया। तुझे पता है तेरे जाने के बाद लोहाल घाटी में क्या क्या हुआ? तब से कम 10 और जाने गई पिछले 15 सालों में। मैंने कुछ नहीं कहा, केवल लोहान पर्वत की दिशा में देखने लगा। वो पहाड़ मेरे गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर था, फिर भी उसकी चोटी हल्की हल्की झलकती थी। मैं यहीं खड़े होकर देख सकता था। उस पहाड़ की चोटी पर इस वक्त काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन ये साधारण बादल नहीं थे। वो चोटी को घेरे हुए थे। मेरी दादी जब जिंदा थी तो उसे देव छांव कहती थी। चाची की बातों से भी लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों में कोई ताज़ी घटना हुई है। मैंने पूछा, क्या हुआ? कुछ हुआ था क्या? किसे ले गया इस बार? चाची ने कहा, धोबी का लड़का था। परसों रात को सबने उसकी चीख सुनी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां जाकर देखने की। उनकी बात सुनकर मुझे भी मेरे बचपन की घटना याद आने लगी, जब मैं अपने मामा के साथ टहलते टहलते वहां गलती से पहुंच गया था। मैं तो बच गया किसी बहाने से, मेरे मामा नहीं रहे। वो बड़ी सी आंखें उन्हें निकल गई। उसी घटना की वजह से मैं ये गांव छोड़कर गया था और 17 सालों से वापस नहीं आया। मेरे गांव में ऐसे हादसे पीढ़ियों से होते आ रहे थे। कोई भी लोहान घाटी के कहर से बच नहीं पाया था, लेकिन मेरे साथ कुछ अलग हुआ था। जिस हादसे में हम दोनों को मर जाना चाहिए था, वहां सिर्फ मेरे मामा ही उसका शिकार बने, और किस्मत कहीं या करिश्मा मैं जिंदा वापस लौट आया था। मेरे यहाँ आने के ठीक 10 दिन बाद सुबह की पहली किरण जब मड़ाला खड्ड की सूनी गलियों पर पड़ी तो उसकी रोशनी में कुछ नया दिखा। मैं बाहर टहल रहा था, तभी एक पुरानी जीप जो गांव की मुहाने पर आकर खड़ी हुई। गांव अभी जाग ही रहा था। कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी और कुछ चाचा लोग चौपाल के कोने में बैठे बीड़ी फूंक रहे थे। लेकिन उस जीप ने सबका ध्यान खींचा। उस जीप से 5 लोग उतरे, 3 पुरुष 2 महिलाएं। सबके कंधों पर बड़े बड़े बैग्स टंगे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके पास बैग के साथ साथ काफी कुछ सामान भी है। उनके हाथों में कैमरे, धूल भरे नक्शे, टंगे हुए कंपास थे और उनकी भाषा भी अजनबी सी थी। मेरे आसपास के लोगों में खुसुर फुसुर होने लगी। किसी ने कहा, कोई पागल आया है, लगता है कुछ गड़बड़ होगी फिर से। फिर घाटी की तरफ जाने वाले हैं, इनसे दूर ही रहो, क्या पता इनके दिमाग में क्या चल रहा है, अब कौन सी नई आफत लेकर आए हों। लेकिन सबकी आंखें तब फैल गई जब उनमें से एक लंबा दुबला आदमी सामने आया और ऊंची आवाज में कहा, देखिए, हमें देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम एक आदमी की तलाश में हैं। उसका नाम विरल या वीरन ही कहकर है। हाँ, शायद वीरन ही है। अगर आपको पता हो तो बताइएगा, हमने उसके बारे में कुछ सुन रखा है। दरअसल हमें मदद चाहिए। मैं उसकी बात सुनते ही वहां से चुपचाप निकल गया और अपने घर के पिछवाड़े जाकर बैठ गया। सामने नीम के पेड़ की छांव थी। मैं वहीं बैठकर मुंह धोने की कोशिश कर रहा था, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। एक बूढ़े आदमी राम भजन आए और उन्होंने कहा, अरे वीरन, बाहर देख, कुछ लोग आए हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं। पता नहीं कौन है, देख तेरा क्या मामला है। मैं उस वक्त तो उन सब से नहीं मिल पाया था, लेकिन शाम होते ही हम सब पंचायत भवन में मौजूद थे। ये घर का कमरा पत्थर का बना था, जहां अक्सर गांव के झगड़े सुलझाए जाते थे। एक आदमी जो सबसे ऊंचा था और ठहरा हुआ लग रहा था,
उसने मुझे देखते ही हाथ बढ़ाया। अरे भाई नमस्ते, क्या आप ही वीरन हैं? मैं अर्जुन हूँ, ये मेरी टीम, नील, सुचित्रा, महेश और जैस्मिन। मैंने हाथ नहीं बढ़ाया। मेरी आंखें उन कैमरों और उनके बैग्स पर थीं। मुझे लगता है आप नर्वस हो रहे हो, अर्जुन ने कहा। देखिए, हम सच्चाई के खोजी हैं, हम सब सच जानना चाहते हैं। यहाँ किस चीज़ का खौफ है ये तो आप सबको पता ही होगा। दूर ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, लोहान पर्वत, इसके बारे में कुछ हमें बहुत पुराने दस्तावेज मिले थे, करीब 15 या 16 साल पुराने थे। उसमें तुम्हारे नाम का जिक्र है। मैंने पहली बार उनकी आंखों में झांक कर देखा। किसी ने तुम्हारी कहानी लिखी है कि तुम बच के लौटे थे, इसलिए हम यहाँ हैं। हम तुम्हारे साथ उस पर्वत तक जाना चाहते हैं। मैंने अपने जबड़े भींच लिए। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोहान घाटी पर फिर से जाने की बात कर रहे हैं तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला। कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, उन्हें हो जाने दीजिए। जो समय बीत गया सो बीत गया, उसे भूल जाइए। मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। कोई मजाक की बात नहीं है, वो नरक का दरवाज़ा है। फिलहाल बंद है तो उसे बंद ही रहने दो, मैंने कहा। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता लगाना ही है, इसलिए हम तो जाएंगे। तुम नहीं तो कोई और सही, कोई तो होगा जो इस रास्ते के बारे में जानता होगा, और ये इसका द्वार कैसे खुलता है ये भी तो किसी को पता ही होगा। हम उसे एक्स्ट्रा पे करके ले जाएंगे। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं गुस्से से उठा और दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए बाहर निकल गया। शाम ढल रही थी। मैं अपने घर की देहरी पर बैठा था, जहाँ से वो लोहान पर्वत का धुंधला आकार दूर दूर तक साफ दिखाई देता था। आसमान नीला गुलाबी हो रहा था और दूर किसी कोयल की आवाज़ गूंज रही थी। उसी वक्त एक धीमी सी चाल में कोई आया। उन्हीं में से एक लेडी थी जिसका नाम शायद जैस्मिन था। करीब 30 साल की होगी। वो जरूर उन्हीं में से कोई मेंबर होगी, कोई पत्रकार या कुछ तो जरूर होगी। मैंने यही सोचा। तुम वीरन हो ना? उसने बिना संकोच के पूछा। मैंने बिना जवाब दिए सिर हिलाया। मैं कोई रिसर्चर नहीं हूँ, जैस्मिन ने कहा। मैं भी एक श्रद्धालु हूँ और ये मानती हूँ कि ये लोहान की कहानी कोई अफवाह नहीं है। ये एक जिंदा प्राणी है। हमें बहुत सारी बातें मिली हैं इसके बारे में। लगातार घटनाएं हो रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसे चलकर देखती हूँ। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। यहाँ हम कोई वीडियो बनाने नहीं आए, हम जवाब ढूंढने आए हैं। तुम्हारी कहानी बताती है कि तुम इकलौते थे जो इससे बच निकले थे, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो ये समझने में कि आखिर इस बला से कैसे बचा जाए, इससे निपटारा कैसे हो। अगर तुम नहीं आए तो, जैस्मिन बोली, तो शायद कोई और आएगा, कोई हमारे साथ साथ जो फिर न लौटे। इतना कहने के बाद जैस्मिन वहाँ से चली गई। मैं चुपचाप उसे देख रहा था। दिल भारी हो गया था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अकेले अपने कमरे में बैठा रहा, जहाँ सब कुछ ज्यों का त्यों रखा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये लोग किसी और को भी ले जा सकते थे। अगर मैं नहीं गया तो और गांव का कोई भी आदमी जाएगा। हर आदमी इतना गरीब है कि ज़्यादा पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करेगा। ये बात तो कन्फर्म थी कि कोई भी जाता तो शायद जिंदा बचकर नहीं लौट सकता था। ये जो भी लोग थे, ये लोग मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। दरअसल ये लोग रिसर्चर्स थे। इस गांव में एक साइंटिफिक पर्पज से आए थे, मानव व्यवहार पर दुर्लभ हिमालय के कवकों के असर की पड़ताल करने। इस स्टडी का नाम था एंथ्रोपोमाइकोलॉजी, जो ये समझने की कोशिश करता है कि क्या कुछ विशेष प्रकार के फंगस जो ऊंचाई पर गुफाओं और चट्टानों में पनपते हैं, वो इंसानों की चेतना पर, डर या मानसिक अस्थिरता पर कैसे काम करते हैं। पुराने दस्तावेजों पर नेपाल भारत की सीमा के मौखिक इतिहासों के अध्ययन से उन्हें लोहान वैली और उसकी गुफाओं में पाई जाने वाली अजीब संरचनाओं की जानकारी मिली थी। यहाँ की सारी घटनाएं भी इन लोगों को पता थी, जिसमें अचानक गायब हो जाना और डर की कहानियां शामिल थी।
वैज्ञानिक मान्यता थी कि ये सब किसी अज्ञात जैविक चेतना या सेंसेंट फंगस का प्रभाव हो सकता है जो मानव दिमाग को धीरे धीरे कंट्रोल में ले लेता है। उनका खास ध्यान इन 3 बातों पर था। पहला कि उस गुफा के क्षेत्र से बायोलॉजिकल सैंपल्स इकट्ठा करना, दूसरा गांव वालों के डर और उनके मानसिक बदलाव का कंपैरेटिव स्टडी करना, तीसरा ये जानना था कि क्या हर डर किसी माइकोलॉजिकल न्यूरो इंटरफेस का परिणाम हो सकता है, यानी ऐसा फंगस जो इंसानों के सोचने, देखने और महसूस करने वाले सिस्टम को बदल देता है। इन सब का मोटिव तो बहुत हाई था, ये काफ़ी उम्मीदें लेकर आए थे, लेकिन आगे जो होने वाला था इसका इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था। मुझे वो सब याद आने लगा। उस शाम जब मैं और मेरे मामा ऐसे ही बातें करते करते वहाँ पहुँच गए। हमें तो इस बात का पता भी नहीं था कि हम कहाँ आ गए। और वो अजीब सी गूंजती हुई आवाज़, इतनी भयानक आवाज़ कि मेरा कलेजा कांप उठा था। वो रात अभी तक मेरी स्मृति में ताज़ा थी। मैं जानता था कि फिर से ये गांव किसी को खो देगा, लेकिन इस बार अगर मैं जाऊं तो शायद मैं इसे रोक सकता हूं, शायद मैं किसी की जान बचा सकता हूं, क्योंकि एक बार मैं जिंदा वापस लौटा था। मैं खड़ा हुआ और अपनी दादी का दिया हुआ लाल धागा निकाला जिसे मैं हमेशा अपनी जेब में रखा करता था और उन लोगों के पास पहुंचा। ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं चलूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। सभी के चेहरे बदल गए। पहली बात, हम सब दिन में ही चलेंगे। रात में पहाड़ के पास कोई नहीं जाएगा, और जब रात शुरू होगी तो हम रास्ते में जहाँ कहीं भी होंगे हमें वहीं ठहरना होगा। दूसरी बात, जो कुछ भी दिखेगा उसे छेड़ना नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अजीब लगे तो बस देखो, स्पर्श मत करना। तीसरी बात, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना है, कभी नहीं। अर्जुन ने बिना देर किए सिर हिलाया। ठीक है, हम मानते हैं, हम तुम्हारे सारे कमांड्स को मानने के लिए तैयार हैं। पर मेरा चेहरा सख्त था। और आखिरी बात, अगर मैं रुकने को कहूं तो वहीं रुक जाना, चाहे कुछ भी हो। वहां जाने के लिए हमारी कुछ 3 या 4 दिनों की तैयारी शुरू हुई। गांव वालों को हम लोगों ने बताया कि ये रिसर्चर टीम है जो जंगलों का नक्शा बनाने आए हैं ताकि सरकारी राहत पहुंचाई जा सके। और देखिए, रास्ता भी अभी तक बना नहीं है, लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लेते, गांव के बुजुर्ग समझ चुके थे कि ये आधा झूठ है। मैं चुपचाप अपने पुराने सामान निकालने लगा। एक बांस की छड़ी जिसमें पहाड़ पर चढ़ते ही हर वक्त बांसुरी जैसी आवाज़ निकलती थी, एक चमड़े का थैला जो दादी ने बनाया था, और कुछ जड़ी बूटियाँ, खास तौर पर गंध रजनी नामक पत्तियाँ जो ब्रीदिंग को स्टेबल रखती थी, यानी सांसें लेने में कम तकलीफ होगी। नील अपने कैमरे, जीपीएस और एक खास इंफ्रारेड सेंसर तैयार कर रहा था। सुचित्रा अपने नक्शे और आर्कियोलॉजिकल सिंबल्स की किताबें लेकर आई। महेश ने 4 बैग्स पैक किए थे जिसमें टॉर्च और बाकी सारी बैटरियां, रेडियो, दवाइयां जैसी चीज़ें थी। लेकिन मैं उस शिला की ओर मुंह करके एक कोने में चुपचाप बैठा था जो गांव के बाहर दूर खड़ी थी। कभी कभी दरवाजे खटकाने से पहले सोचना पड़ता है कि अंदर कौन है और क्या वो बाहर आना चाहता भी है या ज़बरदस्ती हम उसे परेशान करने जा रहे थे। और आखिरकार वो दिन आया। सुबह का कुहासा छट चुका था, पर हवा में अजीब सी सरसराहट थी। जैस्मिन सबसे पहले उठी थी और गांव की देवी को प्रणाम करके वो वापस आ चुकी थी। उसने अपने गले में एक ताबीज़ लटकाया हुआ था। जैसे ही दल ने गांव की सीमा पार की, मैंने पीछे मुड़कर देखा। न जाने क्यों लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। पहाड़ की ओर जाने वाला रास्ता सीधा नहीं था। पहले हमें साफल घाटी पार करनी थी जहां घनी सर्दियों में बर्फ भी गिरती है, लेकिन इस समय वहां की जमीन सूखी हुई थी। फिर घनादार जंगल, वो जगह जहां दिन में भी अंधकार पसरा रहता था। यहाँ हवा पतली हो जाती थी और पंछियों की आवाज़ गायब हो जाती थी। वो पत्ते दरअसल हमें यहीं से काम आने वाले थे। सुनने में आसान लगता था कि बस 10 या 12 किलोमीटर की ही तो बात है, लेकिन रास्ता इतने चढ़ानों ढलानों वाला था कि कम से कम 2 दिन लगना था इसे तय करने में।
क्योंकि सिर्फ दिन में ही सफ़र किया जा सकता था। रात में तीखी चढ़ानों पर चलना मतलब सीधे मौत को दावत देना था। जब हमारा छोटा सा कारवां गांव की सीमाओं को पार कर पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़ा, 5 अजनबी और एक मैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते मौसम बदलने लगा। पहले हवा ठंडी लग रही थी, लेकिन अब भारी लगने लगी, जैसे किसी ने गले में अदृश्य हाथ डाल दिया हो। फिर हम जंगलों के पास आए। सभी पेड़ एक दूसरे से सट कर थे, जैसे उनके बीच कोई राज छुपा हो। उनकी सरसराहट में कुछ था, जैसे कोई विलुप्त भाषा जो केवल आत्माएं समझ सकती हूँ। हर 2 कदम पर मैं रुककर आसपास देखता। जैस्मिन हर बार रुकती, आंखें बंद करती और कुछ बुदबुदाती। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि सुनाई भी नहीं देती, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी तसल्ली रहती। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? ये ज़रूरी है और खुद को शांत रखने का एक अच्छा तरीका भी है। फिर मैं आसपास देखने लगा। कोई भी पंछी नहीं, कोई भी जानवर नहीं, सिर्फ हवा थी, लेकिन वो भी सिर्फ सांसें छोड़ती हुई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, दल की चाल धीमी होती गई। पहाड़ तक पहुंचने में हमें 2 दिन लगे थे। तीसरी रात हम एक खुले मैदान में रुके। चारों तरफ पेड़ थे, बीच में एक चट्टान जिस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था। नील ने कहा, शायद ये प्राचीन भाषा है, क्या किसी को समझ में आ रही है? किसी ने कुछ नहीं कहा। सुमित्रा कैमरा निकालने लगी, तभी मैंने टोक दिया, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, बस जितना देख सकते हो देखो, उसे छूना नहीं। उस रात सभी ने अपने अपने टेंट लगाए, लेकिन नींद सिर्फ जैस्मिन को आई थी। बाकी सब बेचैनी में करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक वो चौंक कर उठी। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसने कहा, मुझे एक सपना आया। मैं किसी गुफा के अंदर अकेली चल रही थी, जहां से धीमी आवाज में कोई कह रहा था, जिन्होंने मेरी नींद तोड़ी उन्हें अब जागते रहना होगा। उस रात मैं बाहर पहरे पर बैठा था। अगले दिन सुबह आराम कर लेने के बाद दोपहर तक हम उस ऊंचाई पर पहुंच चुके थे जहां जमीन अचानक समतल हो गई। शाम होने से पहले उन्होंने एक शिविर बनाया। मैंने उसी रात सबको उस आग के पास इकट्ठा किया जो बेल पत्रों से जलाई गई थी। हम कल पहाड़ की दहलीज पार करेंगे, मैं बोला, पर मैं तुम लोगों से कुछ और भी कहना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ वापस चलो तो एक भी सवाल मत पूछना, क्योंकि आगे इंसान की समझ काम नहीं आने वाली। महेश ने पूछा, तुम्हें डर है कि हम मारे जाएंगे? मैं बोला, मैं बता नहीं पाऊंगा, पर कुछ चीज़ें बहुत साल पहले से मेरी आत्मा में है और वो अब भी जागती हैं जब मैं सोता हूँ। मेरी बातों से सन्नाटा फैल गया और सभी ने पहली बार महसूस किया कि ये कोई एडवेंचर नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक रिस्क था। एक ऐसी जगह जहाँ जाने का मतलब था कुछ हिस्सा वहीं छोड़ देना या शायद वहीं रह जाना। मैं वहीं बैठा बैठा 4 दिन पहले सुबह की बातें सोच रहा था। सुबह की हल्की धूप गांव के टूटे फूटे कच्चे घरों पर उतर रही थी। हवा में कुछ अजीब सा बोझ था, जैसे दिन निकलने से पहले ही थक गया हो। मैं अपने पुराने झोपड़े के बाहर खड़ा था, सामान तैयार कर रहा था। तभी झोपड़ी के कोने से धीमे से आती आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। वीरन। मैं मुड़ा। सामने दुनिया दादी थी, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ। उम्र ने उनका शरीर तोड़ दिया था और समय ने उनका मन। वो अक्सर बड़बड़ाती थी, लोग कहते थे कि पागल हो गई है अब, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दादी ने मेरी कलाई कस के पकड़ ली। हाथ ठंडा था, लेकिन आंखें आग की तरह जल रही थी। तो जा रहा है ना, लेकिन एक बात याद रख, तेरी छाया भी मत रखना साथ, वो उसे भी खा जाएगा। वो पहाड़ छांव नहीं देता, वो साया भी खा जाता है। मैं ठिठक गया। बाकी लोग हंस दिए। अरे बुढ़िया, फिर से शुरू हो गई। लेकिन मेरी आंखें दादी की आंखों से हट नहीं रही थी। वहां एक गहराई थी, एक सच जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता।
अगली सुबह कोहरे के बीच हम चुपचाप बढ़ते जा रहे थे। मेरे पैरों के नीचे की जमीन काई से ढकी थी, गीली और फिसलन भरी थी। जैसे जैसे हम उस पहाड़ी की दरार की ओर बढ़े, रास्ता सकरा और घना होता गया। चारों ओर पत्तों की सरसराहट थी और हवा भी फुसफुसा रही थी। मैं सबसे आगे था। गाइड होने के नाते रास्ता मुझे ही बताना था। अचानक वो सकरा रास्ता एक बड़े चट्टानों से बने दरवाजे जैसा खुला। ऊपर से दीवारें हमारी ओर झुक रही थी, जैसे कोई गुफा हमें निगलने को तैयार हो। दीवारें कंपन से भरी थी। हर बार लगता था कि कोई अंदर सांसें ले रहा हो। हमने एक गोल गड्ढे में उतरना शुरू किया। उसके नीचे पहुंचे तो मेरा पैर किसी ठंडी चीज पर पड़ा। नीचे देखता हूं तो खून से सने पत्थर थे। जैस्मिन धीरे से थरथराते हुए बोली, ये क्या है? ये तो कोई बलि की जगह लगती है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा गला सूख गया था। गुफा के भीतर कुछ मीटर और चले तो हमारे सामने एक विशाल टूटी हुई चट्टान उभरी। सामने एक शिला खड़ी थी, हरे रंग की चमकती सी। मैंने सभी को रुकने का इशारा किया। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, मैंने कहा। यही है सारी फसाद की जड़। ये हत्यारा है, किसी को नहीं छोड़ता। लाखों सालों में ये कितनों को खा गया, इसका कोई हिसाब नहीं। पहले बलि के नाम पर खाता था और अब तो जैसे कोई राक्षस भी डर जाए। इसी के पास से मामा ने आवाज सुनी थी। उन्होंने इसे छू लिया था और इसके बाद जो मंजर मैंने देखा, मैं लगभग पागल हो गया था। वो लोग ये सारी बातें बड़ी गौर से सुन रहे थे। सुचित्रा आगे बढ़ी, शिला को गौर से देखने। इस पर तो उंगलियों के निशान हैं, बहुत बड़े बड़े। जैस्मिन ने आंखें मूंद ली। हमारी उपस्थिति इसे जगा रही है, हमें जल्दी करना होगा। बीच में दरार थी, जैसे कोई उसे बीच से चीर गया हो। ऊपर गुफा की छत में एक छोटा सा सुराग था और वहां से सूरज की सीधी किरणें उस पत्थर पर पड़ने वाली थी। मैंने कहा, कुछ देर इंतजार करो, वहां वो देखो। उस छेद से जो रोशनी आ रही है वो अभी इस पर पड़ेगी। कुछ देर रुकना होगा। सब खड़े खड़े आसपास की चीजों को निहार रहे थे और तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, उस शिला पर एक नक्शा उभर आया था। पहले तो मुझे लगा कि ये हमारी आंखों का धोखा है, लेकिन वो नक्शा सांसें लेता हुआ सा लग रहा था। उसमें हर रेखा हिल रही थी। महेश फौरन अपना कैमरा निकालकर उसे कैद करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने क्लिक बटन दबाया, कैमरे का लेंस फट गया। टुकड़े जमीन पर गिर गए और वो चीख पड़ा। मैंने शिला की ओर देखा। कुछ तो था जो मुझे याद था। ये वही जगह थी जिसे मैंने बरसों पहले सुना था, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकता था, शायद खुद से भी नहीं। पीछे जैस्मिन ने धीरे से कुछ मंत्र पढ़े। उसकी आवाज जैसे गुफा में गूंज रही थी। उसने कहा, ये देवता की करवट है, वो जाग रहे हैं। वो एकदम से बदल गई थी। उसकी आवाज में डर नहीं था, एक अजीब सी श्रद्धा थी। अभी इतना ही हुआ था कि शाम हो गई और इस गुफा में रुकना किसी भी तरह से ठीक नहीं था। इसलिए मैं उन सबको उसी हालत में खींचकर बाहर ले आया। रात आई तो हम सब गुफा के बाहर अपने अपने तंबू में थे। थकावट हम पर सवार थी और डर भी। रात के किसी वक्त मेरी नींद टूटी, शायद कोई आहट हुई थी। मैंने देखा तो नील का तंबू खाली था। मैंने सभी को उठाया। हम टॉर्च लेकर इधर उधर दौड़े। हमने पाया कि एक पेड़ की जड़ों पर खून की छींटें थी और थोड़ी ही दूर पर नील का बैग पड़ा था, खुला हुआ। उसके नोट्स हवा में बिखरे हुए थे। हमने नाम लेकर उसे आवाज दी। फिर एक बार, फिर एक और बार, और फिर एक आवाज आई, यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ जाओ। आवाज नील की थी, लेकिन वो कहां से आई समझ में नहीं आया। वो हर दिशा में गूंज रही थी। उन सबको अब पता चल रहा था कि यहाँ आने का क्या अंजाम है। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा
वो महेश था। उसके चेहरे पर सिर्फ डर था। सभी बेचैन होने लगे और मुझसे बार बार सवाल किए जा रहे थे, पर मेरे पास ना कोई जवाब था और ना ही मैंने उनमें से किसी को नील को खोजने बाहर जाने दिया। महेश ने कहा वो गुफा के बाहर पत्थर के चबूतरे पर सोएगा। वो घबरा रहा था, इसलिए उसे हवा चाहिए थी। मुझे समझ में आ गया था कि इस आदमी का दिमाग भी खराब हो गया है। हम सब अंदर थे। आधी रात के बाद एक तेज आवाज आई। मैं दौड़ा तो महेश जमीन पर गिरा हुआ था। उसके पैरों में घसीटने के निशान थे। उसने कांपते हुए मेरी ओर देखा। किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए थे, नाखून जैसे थे, और वो घसीटते हुए मुझे यहाँ तक ले आया। मैंने टॉर्च चलाकर देखा। वहां जमीन पर 4 उंगलियां घसीटी हुई थी, जैसे कोई भारी शरीर रेंगते हुए आया हो। महेश ने अपनी गर्दन से ताबीज खींचा, क्योंकि वो इतना जल रहा था जैसे किसी आग में तपाया गया हो। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, मैंने मना किया था। अब देखो, खेल शुरू हो चुका है। क्या मतलब, क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो मेरे ही तंबू में सो गया। जब हम सब सो गए तो रात के करीब 3 बजे मैंने फिर से कोई आवाज़ सुनी। किसी के फुसफुसाने की आवाज़ थी। मैं बाहर निकला तो देखा जैस्मिन आग के पास बैठी थी। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे और आंखें बंद थी। वो अचानक हंसने लगी। वो हंसी जैस्मिन की नहीं थी, वो किसी और की थी, जैसे किसी पत्थर से टकराती हुई आवाज। मैंने डरते हुए उसका कंधा पकड़ा। वो चौंक कर जागी, पसीने से भीगी हुई। उसने कहा, तुम कब आए? मैंने कुछ कहा क्या? वो ऐसे बोल रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन मेरे कानों में वो आवाज, उसकी वो भाषा अभी भी गूंज रही थी। अगले दिन सुबह को हम गुफा के बाहर बैठकर खाने की कोशिश कर रहे थे। किसी का मन नहीं लग रहा था। नील का कोई पता नहीं था। सुचित्रा अब चुप थी, पहले से भी ज्यादा। फिर मैंने उसकी आंखों की ओर देखा। वो पूरी लाल हो चुकी थी, जैसे महीनों से उसे नींद ही ना आई हो। उसके गालों पर और बाहों पर रेखाएं उभर आई थी, भूरे रंग की पतली सी, जैसे मिट्टी में दरारें होती हैं। उसके हाथ फट रहे थे। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज बदल गई थी। अब कुछ भी वैसा नहीं है जैसा था। हम अब वापस नहीं जा सकते ना? हाँ, कोई वापस नहीं जाएगा। उसकी उंगलियों के नाखून अब बड़े हो रहे थे। कुछ देर बाद हम पांचों फिर से उसी गुफा में गए जहां वो शिला थी। वहां एक वेदी जैसी जगह तैयार की गई थी, एक गोल पत्थरों से घिरी हुई जगह, जिसके बीचों बीच कुछ चिन्ह बने हुए थे, जिन्हें जैस्मिन ने पुरातन चिन्ह कहा। चारों ओर हल्की धुंध थी। गुफा की छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। उन बूंदों की आवाज सन्नाटे में तलवार जैसी लग रही थी। जैस्मिन अपने हाथों में कोई पुराने ग्रंथ का कागज पकड़े हुए खड़ी थी। जब वो मंत्र पढ़ने लगी तो उसकी आंखें बंद थी और वो गहरी सांसें लेती जा रही थी। मैं परेशान कोने में खड़ा था। कुछ ही देर में मुझे पता चल गया था कि बाहर काले बादल आ गए, क्योंकि अंदर अंधेरा होने लगा था। धीरे धीरे उस धुंध के बीच एक आकृति निकलने लगी, लंबी झुकी हुई, इंसान के शरीर जैसी, लेकिन उसकी चाल रेंगती हुई सी थी। उसकी बनावट काले धुएं की तरह थी। आसपास खतरा महसूस होने लगा। फिर हम उस गुफा से भागते हुए बाहर आए। पता नहीं क्यों, लेकिन वहां शाम जल्दी हो जा रही थी। दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता था। रात में अर्जुन को चैन नहीं था। वो कुछ लेने के बहाने अकेले जंगल की तरफ निकल गया। वो एक सकरी पगडंडी की तरफ गया था। जाते वक्त उसकी आवाज आ रही थी, हेलो हेलो, कोई है? अर्जुन बाहर जाके चिल्ला रहा था जैसे किसी से मदद मांग रहा हो, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। मैं भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो वहां देखा कि कोई नहीं था। जमीन पर कुछ गीले निशान थे और एक अधजला जूता अर्जुन का।
सबके साथ कोई न कोई दर्दनाक घटना हो रही थी। ये पांचों जिस काम के लिए आए थे उसमें से अब तक एक भी नहीं कर पाए और एक एक करके गायब हो रहे थे। पहले नील, फिर अर्जुन और अब ना जाने किसकी बारी थी। उस रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन आंखें बंद नहीं हो रही थी। तभी दूर कहीं से एक आवाज़ आई। वो बहुत धीमी थी लेकिन तीखी थी। मैं बाहर निकला। हवा एकदम शांत थी लेकिन पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी जैसे वहां से कोई अभी अभी गुजरा हो। जमीन पर एक धार दिखी, सूखे खून की, जो झाड़ियों की ओर जाती थी। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और अचानक झाड़ियों से कुछ लुढ़का। वो एक इंसानी जबड़ा था। मैं पहचान गया, वो जबड़ा अर्जुन का था। महेश मेरे पीछे ही था और उसे देखते ही चीख पड़ा। मैंने उसे किसी तरह संभाला। हम सब जैस्मिन को ढूंढ रहे थे। उसका तंबू बंद था लेकिन जैस्मिन लेटी हुई थी। उसकी सांसें चल रही थी। सुचित्रा ने कहा शायद शॉक में है, लेकिन जब हम उसे उठाने लगे तो पीछे से एक और आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। हमने मुड़कर देखा, जैस्मिन ही खड़ी थी। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। वो मुस्कुरा रही थी और एक पल में गायब हो गई। फिर हमने लेटी हुई जैस्मिन को देखा। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी। जैस्मिन की मौत हो चुकी थी और महेश न जाने कहाँ गायब हो गया। अभी कुछ देर पहले वो मेरे साथ ही था। अब सिर्फ मैं और सुचित्रा बचे थे। हम दोनों थके हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन टेंट से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं थी। तभी सुचित्रा ने मेरे हाथ पकड़े और कहा, ये हमें बुला रहा है। मैंने उसके हाथ की फटी हुई दरारें देखी। त्वचा पर कुछ अजीब से निशान उभर आए थे, जैसे किसी पंथ के चिन्ह, किसी अनदेखे संप्रदाय की भाषा लग रही थी। हम उसी के हैं वीरन। लोहान हमारा पुश्तैनी है। उसे खून चाहिए। मैं पीछे हट गया। क्या कह रही हो तुम? वो शांत हो गई और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे पत्थर की हो गई। वो भी मौत के मुंह में समा गई। मैंने उसे कई बार झकझोर कर जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। मैंने बाहर देखा। वो गुफा दूर से सांसें लेने लगी थी। दीवारें धीमे धीमे धड़क रही थी और मैं अब समझ चुका था कि ये कोई देवता की यात्रा नहीं थी। ये एक शिकारी की वापसी थी और हम सिर्फ शिकार नहीं थे। हम में से कुछ तो पहले ही उसकी खुराक बन गए थे और अभी अभी उसने तीनों लोगों को। जब सब कुछ खत्म होने को आया, मुझे सिर्फ एक चीज ने बचाया, मेरी दादी की बातों ने। तब मैं शायद 9 या 10 साल का था। गांव में बिजली नहीं आती थी। उस दिन दादी बिल्कुल होश में थी। उनकी आंखें गहराई से चमक रही थी, जैसे कुछ देख रही हूं, मेरे भीतर या भविष्य के पार। हर आदमी की एक छाया बाहर घूमती है और एक अंदर रहती है, उन्होंने कहा। मैंने पूछा, कौन सी सही है दादी? उन्होंने मुझे गौर से देखा। सही या गलत नहीं बेटा, बस जो बंधी हो वो बची रहती है। उस रात उन्होंने मुझे एक चीज दी थी, एक रस्सी। बरगद की छाल, नीम की कच्ची जड़ें और सूखे रुद्राक्ष के बारीक रेशों से बनी एक रस्सी। उसमें से अजीब सी गंध आती थी। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उस रस्सी से अपनी परछाई को बांधना है। जो अंदर वाली छाया को बांध ले, उस पर बाहर की छाया असर नहीं कर सकती, दादी ने बोला था। लेकिन 3 रातें मुझे पूरी तरह मरा हुआ बनकर जीना होगा। मैंने तब उस बात को कहानी मानकर भुला दिया था, पर अब जब मेरे सामने एक अदीम भूखी हुई अमर छाया हंस रही थी, तब मुझे दादी की उस कहानी की सच्चाई का असली अर्थ समझ आया। घाटी जहां खत्म होती थी, उसके उत्तर की ओर एक पुरानी नदी बहती थी। ये नदी बहुत छोटी सी थी, आगे जाकर गोरी गंगा से मिलती थी। अब वहां बस गीली और भारी मिट्टी है। पेड़ ऐसे हैं जैसे लड़खड़ाते हुए बचे हों, कुछ अधमरे, कुछ झुके हुए,
और कुछ सीधे लेकिन बेआवाज। मैं अकेला वहां पहुंचा। मेरी पीठ पर वो छोटा सा बैग था जिसमें एक चीज थी, वो रस्सी। मैंने जमीन पर नजरें दौड़ाई और 4 पत्थर चुने, काले भारी पत्थर। मैंने अपने हर तरफ वो पत्थर रखे जहां जहां मेरी परछाई जा सकती थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और मेरा शरीर लंबी होती परछाई में झुक रहा था। मैंने गहरी सांस ली, रस्सी को अपनी कमर से लपेटा और फिर पेड़ की उन अधमरी जड़ों से खुद को जकड़ लिया। एक आखिरी बार मैंने चारों तरफ देखा। पत्तियां तक नहीं हिल रही थी, लेकिन हवा चल रही थी जैसे कोई अनदेखी चीज पास आ रही हो। मैंने आंखें बंद कर ली, सांस को धीमा किया और खुद को मिट्टी में विलीन होने दिया। रात का पहला पहर सबसे कठिन होता है, जब धड़कनें सामान्य से ज्यादा जिंदा महसूस होती हैं और हर आवाज शंका पैदा करती है। मैंने खुद को भीतर से पत्थर बना लिया था, आंखें बंद, सांस धीमी और मांसपेशियां ढीली थी। तभी किसी की लंबी सांसें मेरे पास आने लगी। मेरे कान के पास एक फुसफुसाहट गूंजने लगी। मैं जानता हूं कि तुम जाग रहे हो, कब तक जिंदा रहोगे। मेरे होंठ थोड़े कांपे, लेकिन मैंने खुद को रोका। अब कुछ जमीन पर घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई गीले कपड़े या मांस का टुकड़ा घसीट रहा हो। फिर कुछ मेरे सामने आया। मैं महसूस कर सकता था मेरी परछाई मुझसे दूर नहीं, बल्कि वो मेरे चेहरे के ठीक ऊपर खड़ी थी। लेकिन मैं जानता था अगर मैं देख लूंगा तो मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। मैंने बस सांस रोके रखा और अंधेरे को अपने भीतर विलीन होने दिया। दूसरी रात कुछ और डरावनी थी। इस बार उसने मेरा अपनापन ओढ़ लिया था। ये युगों पुराना तरीका है कि अगर किसी को शारीरिक रूप से तड़पा नहीं सकती तो उसकी भावनाओं के साथ अत्याचार करो। लोहान घाटी का साया मेरे साथ यही कर रहा था। पहले मैंने माँ की आवाज सुनी, वीरन बेटा उठ जा, अकेला मत रह, कितना कमजोर हो गया है, भूख लगी है, उठ जा। फिर सुचित्रा की धीमी पुकार सुनाई दी। फिर एक झटका महेश की आवाज आई। एक एक करके सभी लोगों की आवाज आ रही थी जिन्हें मैं अच्छे से जानता था। और तीसरी रात अब बाहर न कोई आवाज थी, न कोई आहट, बल्कि मेरे भीतर अंदर सब कुछ हिल रहा था। मुझे अपने हाथों की नसों की सिसकियां सुनाई दे रही थी। आंखों के पीछे कोई घड़ी टिक टिक कर रही थी। दादी ने कहा था कि वो तेरे शरीर में न घुस पाए तो तेरी सोच में घुसेगा। अब मुझे लगने लगा कि मैं गलत कर रहा हूं। मैंने क्या पाया? सुचित्रा मरी, महेश गया, अर्जुन, नील और जैस्मिन सारे लोग मारे गए। मैं क्यों बच रहा हूं? एक अंदर से आवाज आई, छोड़ दे ये सब, खड़ा हो और देख अपनी परछाई। मेरे भीतर विचारों का तूफान उठ रहा था। मैं तड़प रहा था, शरीर जकड़ा हुआ था। तभी मेरे चारों ओर मिट्टी हिलने लगी, पत्तियां बिना हवा के फड़फड़ा रही थी और मेरी आंखों के पीछे एक चेहरा उभरने लगा। एक चेहरा नहीं, कई चेहरे जो मैंने खोए थे। जैस्मिन की मुस्कान, अर्जुन की चुप्पी, पापा की कठोर आंखें, वो सब एक साथ बोल रहे थे, वीरन हमें मरने क्यों दिया, हमें क्यों मरने दिया। मैं लगभग चीख पड़ा। तभी मेरे गले में बंधी रस्सी जलने लगी। रस्सी से धुआं निकलने लगा और मेरी नाक में राख की गंध भर गई। मेरी चेतना लौटने लगी और मुझे याद आया कि मैं जिंदा हूं। मेरी सोच रुक गई थी। मैं मौन में लौट आया और तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। कोई अदृश्य शक्ति मुझसे टकराकर दूर फेंकी जा रही थी। मैंने अपनी बाहों को खोला, रस्सी को खींचा और उठ खड़ा हुआ। ये सुबह मेरे लिए एक नई सुबह जैसी लग रही थी। एक ऐसी सुबह जो मैंने कभी महसूस नहीं की। जब मैं वापस गांव लौटा तो सब कुछ पहले जैसा शांत था, पर यह शांति वो नहीं थी जो सब कुछ ठीक होने के बाद आती है। यह शांति सूनापन थी। मैंने देखा वो पुराना मंदिर
जहां शिकार शुरू हुआ था अब टूटा पड़ा था। उसका शिखर जो कभी आकाश को चीरता था अब धरती पर गिरा हुआ था। मंदिर के अंदर की दीवारों पर जो अनदेखे चेहरे उकेरे गए थे अब साफ दिख रहे थे। सबकी आंखें खुली हुई थी, हर चेहरा जैसे दर्द में जम गया हो। और तब मुझे समझ आया वो कोई प्राणी नहीं था, वो हमारी अदीम आकांक्षाओं, छिपे हुए भय, भूख और क्रोध का अवतार था। उसका अंत मेरे शरीर से नहीं हुआ, मेरे भीतर की परछाई को बांधने से हुआ था।